मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग एस्केप टू विक्ट्री। आज के इस सफर में हम देखेंगे एक सॉकर मैच और वर्ल्ड वार 2 के टाइम को। फिल्म शुरू होती है एक जर्मन वर्ल्ड वार 2 प्रिजन कैंप में, जहां जर्मन सोल्जर्स प्रिजन कैंप को गार्ड कर रहे होते हैं। एक कैदी को प्रिजन कैंप से भागने की कोशिश करते हुए दिखाया जाता है। वो कैदी गार्ड्स की नजरों से बचता हुआ फेंस तक पहुंच जाता है और कटर से फेंस को काटने लगता है। बदकिस्मती से उसकी आवाज पहरा देते हुए एक डॉग सुन लेता है, जो भौंक कर सबको अलर्ट करता है। बेस अलार्म बजता है और कैदी को तारों में फंसा हुआ दिखाया जाता है। गार्ड्स जैसे ही उस कैदी को देखते हैं जो भागने की वजह से फंस चुका है, उसको गोलियां चलाकर मार देते हैं। इस सीन से हमें यह पता चलता है कि जर्मन प्रिजन कैंप से भागने की कोशिश करना कितना मुश्किल है। अगले दिन एक ब्रिटिश POWs को दिखाते हैं, जिसमें सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल वॉल्ड्रन, इंटेलिजेंस कमेटी के हेड मेजर रोज और विंग कमांडर शेरलॉक एक जर्मन ग्रुप के साथ मिलते हैं, जिसमें मेजर कार्ल वॉन स्टाइनर और जर्मन सोल्जर्स शामिल हैं। जर्मन ग्रुप के साथ रेड क्रॉस के डेलीगेट्स को भी दिखाया गया है। कर्नल वॉल्ड्रन जर्मन लीडर से पूछते हैं क्या ये पिछले रात की शूटिंग की छानबीन करने आए हैं, जिसपे जर्मन लीडर कहता है कि वो एक हादसा था और रेड क्रॉस के डेलीगेट्स सिर्फ ये देखने आए हैं कि POWs को जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है या नहीं। कैंप के अंदर घूमते हुए मेजर स्टाइनर देखता है कि कुछ POWs फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उधर एक कैदी कैप्टन रॉबर्ट हैच, जो एक अमेरिकन है, गलती से बॉल को मेजर स्टाइनर की तरफ किक करता है। जब हैच बॉल वापस मांगता है तो मेजर स्टाइनर उसे अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाकर बॉल को कैप्टन कॉल्बी की तरफ हिट करता है। कॉल्बी जो ब्रिटिश कैदी है और मेजर स्टाइनर की आपस में बात होती है, जिसमें स्टाइनर बताता है कि उसे पता है कि कॉल्बी पहले वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए खेलता था। रात को दिखाते हैं हैच एक गाड़ी को नोट करता है जो एस्कॉर्ट को जर्मन क्वार्टर्स तक लेके आती है। फिर वो ब्रिटिश POWs के साथ कार्ड्स गेम खेलने लग जाता है। इससे ये पता चलता है कि हैच अपने भागने का प्लान बना रहा है। कर्नल वॉल्ड्रन कैप्टन कॉल्बी से पूछते हैं कि वो मेजर स्टाइनर के साथ क्या बात कर रहा था, लेकिन कॉल्बी इसका ठीक से जवाब नहीं देता। मेजर रोज हाईलाइट करता है कि स्टाइनर पहले जर्मन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलता था। उसी वक्त रेडियो में न्यूज आती है कि जर्मन आर्मी नॉर्थ अफ्रीका में हार रही है। अगले दिन मेजर स्टाइनर कॉल्बी के पास आता है और कहता है कि वो कॉल्बी की ग्रुप के POWs को एक नजदीकी जर्मन बेस के प्लेयर्स के साथ फ्रेंडली गेम कराने का आइडिया देता है। कॉल्बी पहले इससे नाखुश होता है, पर वो इस बात को मानने के लिए कुछ शर्तें रखता है। कॉल्बी की शर्तें हैं कि उसकी POW टीम को खाने में गोश्त और सब्जियां दी जाएं, साथ में कभी कभी बियर भी पिलाई जाए और सब प्लेयर्स को एक साथ रखा जाए। इसके अलावा कॉल्बी ये भी चाहता है कि उसके प्लेयर्स को सही ट्रेनिंग इक्विपमेंट और प्लेइंग गियर मिले। मेजर स्टाइनर उसकी बात मान लेते हैं और वादा करते हैं कि वो इसे अपने कमांडर और जर्मन हाई कमांड तक पहुंचाएंगे। प्रिजन कैंप में कहीं और कैप्टन हैच POW की बेटी के पास जाता है, जिसके पास एक अजीब एस्केप प्लान है। वो इसके अप्रूवल के लिए उनके पास जाता है। हैच बताता है कि उसका प्लान इस पर निर्भर करता है कि शॉवर टाइम के वक्त कुछ गार्ड्स पहरा ना दे रहे हों और अटेंडेंस के वक्त उसके एस्केप को कुछ दिनों तक कवर कर लिया जाए। इस पे कमेटी कहती है कि तुम शावर रूम से कैसे भागोगे, जिस पे हैच कहता है कि मैं शावर रूम के वेंट से निकलकर रूफ तक जाऊंगा, फिर वहाँ से जर्मन कंपाउंड तक पहुँच जाऊंगा और वहाँ से निकलने के लिए मेरे पास कुछ प्लान है। जिस पे कर्नल वॉल्ड्रन कहता है कि वो इस प्लान को कंसिडर करेगा, शायद ये इतना पागलपन से भरा हुआ है कि काम कर जाए। कुछ देर बाद कैप्टन कॉल्बी अपनी टीम के लिए प्लेयर्स चूज करना शुरू करते हैं, जिसमें हैच भी शामिल होना चाहता है, क्योंकि टीम का हिस्सा होना उसके एस्केप प्लान का एक मखसूस हिस्सा है। लेकिन परेशानी ये है कि हैच अमेरिकन फुटबॉल में इतना आदी है कि वो सॉकर में बहुत बेकार है। जब भी चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो वो प्लेयर्स को टैकल करना शुरू कर देता है। कर्नल वॉल्ड्रन कॉल्बी के साथ मीटिंग करते हैं, जिसमें वो आइडिया देते हैं कि तुम और तुम्हारी टीम इस मैच को एस्केप प्लान के लिए इस्तेमाल करो। लेकिन कॉल्बी ये बात मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि इसमें उसकी और टीम की जान को खतरा है। जर्मन हाई कमांड को जब इस मैच की खबर मिलती है तो इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो लोगों की अटेंशन नॉर्थ अफ्रीका में हुई हार से डाइवर्ट करना चाहते हैं। जर्मन हाई कमांड कॉल्बी की शर्तें मान लेती है और वो ये डिसाइड करते हैं कि ये मैच अब POWs और जर्मनी की नेशनल टीम के दरमियान खेला जाएगा। प्रिजन कैंप में हैच फिर से टीम में शामिल नहीं हो पाता। कॉल्बी को एक नया टैलेंटेड प्लेयर मिलता है जो बताता है कि वो ब्राजील से है और उसका नाम लुइस फर्नांडिस है। थोड़ी देर बाद हैच को दिखाते हैं जो एक गार्ड की रूटीन को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसी वक्त विंग कमांडर शेरलॉक उसे खुशखबरी सुनाता है कि POW की बेटी ने उसके प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है। थोड़ी देर बाद कैप्टन कॉल्बी को मेजर स्टाइनर से मिलने कैंप से बाहर ले जाया जाता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी टीम को अब जर्मन नेशनल टीम के खिलाफ फ्रांस में खेलना होगा, जो एक पब्लिक गेम होगी। कॉल्बी जर्मन प्रोपेगेंडा को समझ जाता है और वो ये कहता है कि अपनी टीम में वो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के प्लेयर को भी शामिल करना चाहता है। जर्मन्स मान जाते हैं, सोचते हैं कि POWs उनकी नेशनल टीम के खिलाफ जीत नहीं सकते। प्रिजन कैंप में हैच नकली ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए पिक्चर बनवाने जाता है। वो देखता है कि जिन गार्ड्स की रूटीन पे उसने नजर रखी थी उनको रिप्लेस करके कॉल्बी की सॉकर टीम को असाइन कर दिया गया है।
और उसका एस्केप प्लान खतरे में पड़ जाता है। कॉल्बी टीम को नए रहने वाले क्वार्टर्स में लेकर जाता है। तब हैच उसके पास आकर कहता है कि वो टीम का ट्रेनर बनना चाहता है। शुरू में कॉल्बी इससे इनकार करता है, पर जब हैच कॉल्बी को बताता है कि मैच की वजह से उसका एस्केप प्लान खतरे में पड़ गया है, तो वो उसको टीम का ट्रेनर बनाने पर राजी हो जाता है। प्रिजन कैंप में दिखाते हैं कॉल्बी ने जो प्लेयर्स डिमांड किए थे मेजर स्टाइनर से, उनको दूसरे कैंप से लाया जाता है और अलाइड टीम के प्लेयर्स जर्मन नेशनल टीम के खिलाफ मैच के लिए तैयारी शुरू करते हैं। एक ट्रेनिंग सेशन में कॉल्बी और टीम को ये रियलाइज होता है कि हैच को अमेरिकन फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा गोलकीपर बन सकता है। कॉल्बी और उसकी टीम के चेहरों पर खुशी होती है, लेकिन जर्मन लेबर कैंप से कुछ प्लेयर्स का आना सब कुछ बदल देता है। लेबर कैंप्स में रहने की वजह से इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। सब लोग बहुत बीमार और कमजोर होते हैं। कर्नल वॉल्ड्रन कॉल्बी को कहते हैं कि ये मैच जर्मन फौज का एक प्रोपेगेंडा है, वो लोग बस किसी भी हालत में जीतना चाहते हैं। कर्नल कॉल्बी को मैच कैंसिल करने का हुक्म देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने प्लेयर्स के लिए एस्केप प्लान सोचे, वरना जंग खत्म होने के बाद उसे कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा। कॉल्बी अपने प्लेयर्स को जब इस बारे में बताता है तो सब मैच खेलने पर राजी होते हैं। कर्नल हैच के साथ मीटिंग करते हैं और उसके एस्केप प्लान के बारे में पूछते हैं। हैच बताता है कि वो तैयार है और वो स्पेन या स्विट्जरलैंड के रास्ते भागेगा, क्योंकि उधर कम खतरा है। इस पे कर्नल उससे कहते हैं कि एस्केप के दौरान उसको फ्रांस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्रेंच ग्रुप से मिले और टीम को भगाने में उनसे मदद मांगे। हैच राजी हो जाता है और वो बहुत चालाकी से शावर रूम से निकलता है। सब गार्ड्स और उनके डॉग से बचते हुए वो एस्कॉर्ट वाली गाड़ी तक पहुंचता है और उसके साथ लटक कर कैंप से बाहर आ जाता है। ये वही गाड़ी होती है जिस पे उसने शुरू से नजर रखी हुई थी। कैंप में अटेंडेंस के वक्त दिखाते हैं हैच के साथी उसको कवर करने के लिए पुतले का इस्तेमाल करते हैं। जब हैच फ्रांस पहुंचता है तो वो फ्रेंच ग्रुप के 4 लोगों से मिलता है, जिसमें विक्टर, क्लॉड, रेने और एंड्रे शामिल होते हैं। एंड्रे हैच को कहता है कि वो सॉकर टीम की भागदौड़ में मदद करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, क्योंकि ये शहर की सड़कों पर फायरिंग का खतरा नहीं उठा सकता। विक्टर कहता है कि एस्केप के लिए शहर के सीवर सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रुप के लोग हैच को बताते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए मुमकिन एस्केप प्लान बनाने में, और इस दौरान वो हैच को रेने के घर रुकने को कहते हैं। हैच को दिखाते हैं जो रेने से बात करना चाहता है, पर रेने उसे इग्नोर करती है। रेने उसे बताती है कि उसे फिक्र है कि वो जल्द ही मारा जाएगा। रेने ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसका हस्बैंड भी जंग में मर चुका है। अगले दिन जब ग्रुप के लोग शहर के सीवर सिस्टम एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें एक फाउंडेशन पाइप मिलता है जो स्टेडियम से जुड़ा हुआ है। वो ये अंदाजा लगाते हैं कि स्टेडियम शावर्स के नीचे उन्हें छेद करने का मौका मिल सकता है। उस रात फ्रेंच ग्रुप अपना प्लान बताते हैं। उनका प्लान ये है कि वो शहर के नीचे वाले सीवर सिस्टम में जाएंगे और हाफ टाइम ब्रेक के दौरान स्टेडियम के शावर रूम में छेद करके वो पीओडब्ल्यू टीम को भगाकर किसी सेफ जगह तक ले जाएंगे। वो ये भी बताते हैं कि प्लान को सॉकर टीम तक कैसे पहुंचाया जाए। इस पे वो हैच को दोबारा पकड़े जाने को कहते हैं। हैच हिचकिचाते हुए उनकी ये बात मान जाता है। हैच को दोबारा प्रिजन कैंप में लेकर जाते हैं, तब उसको सजा के तौर पर बाकी सबसे अलग रखा जाता है। हैच चालाकी से मर्करी सिग्नल पास करता है, जिससे मेजर रोज समझ जाता है कि उसके पास कोई प्लान है। इस वजह से कर्नल कॉल्बी से कहता है कि वो अमेरिकन को छुड़ाने में मदद करे। कॉल्बी स्टाइनर के पास जाकर कहता है कि सॉकर गेम के दौरान उसे हैच की जरूरत है, क्योंकि उसके मेन गोलकीपर का हाथ टूट चुका है और हैच टीम का बैकअप गोलकीपर है। ये बात सुनकर स्टाइनर थोड़ा एतराज करता है, क्योंकि हैच पहले भी भाग चुका है। फिर इस शर्त पर राजी हो जाता है कि अगर कैंप डॉक्टर ने कहा कि मेन गोलकीपर का हाथ टूटा हुआ है, तभी वो हैच को शामिल कर सकते हैं। इसकी वजह से मजबूरन कॉल्बी को मेन गोलकीपर का हाथ तोड़ना पड़ता है। हैच को दिखाते हैं कि वो टीम के साथ मैच खेलने के लिए फ्रांस जाता है। हैच कॉल्बी को एस्केप प्लान के बारे में बताता है और उसे बेसिक रूल्स के बारे में पूछता है। वो कॉल्बी से पूछता है कि कॉर्नर किक के वक्त वो गोलकीपर के रूप में कहां खड़ा हो। मैच के दिन जर्मन आर्मी कमांडेंट और जर्मन हाई कमांड के लिए स्टेडियम को महफूज करते हैं। मैच शुरू होता है और मैच के पहले हाफ में जर्मन हाई कमांड के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। मैच में दिखाते हैं कि जर्मनी की टीम 4 गोल स्कोर करती है, जिसमें रेफरी भी उनके साथ होता है। जर्मन टीम बहुत ही बुरी तरीके से खेलती है, जिसमें वो अलाइड टीम के सबसे अच्छे प्लेयर लुइस फर्नांडिस को भी इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर अलाइड टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ता है। हाफ टाइम होने से पहले अलाइड टीम भी 1 गोल स्कोर करती है, जिसकी वजह से उनका हौसला बढ़ता है और उनको ये लगता है कि वो जर्मन टीम को हरा सकते हैं। हाफ टाइम ब्रेक के दौरान फ्रेंच ग्रुप को दिखाते हैं जिन्होंने कामयाबी से टनल बना ली है, लेकिन अलाइड टीम का हौसला गोल स्कोर करने के बाद बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वो ना भागने का फैसला करते हैं। हैच जाना चाहता है, लेकिन लुइस उसे रोकने के लिए मनाता है। वो उसे बताता है कि आज अगर हम भाग गए तो ना सिर्फ हम मैच हारेंगे, बल्कि हम अपना रुतबा भी खो देंगे और जर्मन प्रोपेगेंडा कामयाब हो जाएगा।
जब दूसरे हाफ के दौरान अलाइड टीम मैच खेलने वापस आती है तो पीओडब्ल्यू कमेटी को काफी हैरानी होती है कि इन्होंने भागने का मौका गंवा दिया। दूसरे हाफ में अलाइड टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और जल्दी से 2 गोल स्कोर करती है। इसकी वजह से क्राउड भी उनके साथ देता है और आखिरकार कमेटी को भी टीम को सपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद अलाइड टीम एक और गोल स्कोर करती है, मगर रेफरी उनके गोल को डिसअलाउ करता है, जिससे जर्मन प्रोपेगेंडा खुलकर सामने आ जाता है। लुइस, जिसको पहले हाफ में इंजर्ड किया गया था, वो कॉल्बी से कहता है कि वो वापस खेलना चाहता है और कॉल्बी उसको वापस ले आता है। मैच में वापस आते ही लुइस बहुत ही शानदार गोल स्कोर करके मैच को बराबर कर देता है। ये शानदार गोल देखने के बाद जर्मन कमांड काफी परेशान होती है, जबकि मेजर स्टाइनर इस गोल पे बहुत खुश होता है। मैच के आखिरी लम्हात में जर्मन टीम को पेनल्टी मिलती है। अब सारी नजरें हैच पर होती हैं, क्योंकि उसको प्रोफेशनल प्लेयर की पेनल्टी को रोककर जर्मन प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाना है। हैच पेनल्टी रोककर सबको हैरान कर देता है और इसके साथ मैच ड्रॉ हो जाता है। क्राउड खुशी से पागल होकर दौड़कर पिच पर आ जाता है और लाइट टीम को कॉल्बी के साथ भागने का मौका मिल जाता है। इससे जर्मन प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो जाता है। तो ये थी हमारी एस्केप टू विक्ट्री की एक्सप्लेनेशन। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करें।